नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी 6 सेमेस्टर सॉलिड स्टेट फिजिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और सॉलिड स्टेट फिजिक्स में आज का हमारा टॉपिक है पैरामीटर्स ऑफ क्यूबिक लैटिसेस। ठीक है जी, यानी कि घनीय जालकों के पैरामीटर्स को कहते हैं प्राचल। ठीक है, और दूसरी हेडिंग इस टाइप से भी आप लिख सकते हो, लैटिस पैरामीटर्स। ठीक है, जालक प्राचल। ठीक है, तो ये कोई नया टॉपिक नहीं है, जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हैं उसी से रिलेटेड एक बहुत मामूली सा है ना, बहुत छोटा सा टॉपिक है। तो ये चीज़ देखो, ये डायग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है लास्ट लेक्चर में। ठीक है, फिर भी मैं दोबारा बता देता हूँ। ये कौन सी एक्सिस ली? एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक है, तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जो एक्स एक्सिस के अलोंग फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर बना है, ठीक है, यानी कि आधारभूत स्थानांतरण सदिश, वो कितना मानते हैं? वेक्टर ए। ठीक है, वाई एक्सिस के अलोंग जो मानते हैं वो वेक्टर बी मानते हैं, जेड एक्सिस के अलोंग जो मानते हैं वेक्टर सी मानते हैं। ठीक है, और मैंने बताया ही था कि एंगल क्रम से ऐसे लिए थे कि अल्फा, बीटा और गामा, और ये पूरा पैटर्न मैंने बुक के अनुसार रखा है। ठीक है, बाकी अलग अलग पब्लिकेशन की बुक में अलग अलग हो सकता है, बाकी आप अपने अनुसार भी करके चल सकते हो, लेकिन फिर उससे एक कन्फ्यूजन है ना प्रोड्यूस हो सकता है। तो जैसे सामान्य रूप से आप जानते हो, यहाँ पे एक्स एक्सिस लेते आए हैं आप लोग, यहाँ वाई एक्सिस और यहाँ जेड एक्सिस, तो उस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, बुक के लिए मतलब बुक के जैसा करने के लिए मैंने ऐसा कर दिया था। ठीक है, क्लियर है, ताकि आप लोग बुक से स्टडी करें बाद में तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, लेक्चर और बुक का सेम रहे तो कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, इस कारण से। ठीक है, तो ये डायग्राम तो आपको पता ही है। देखो अब क्या लिखा है, ये 3 डायमेंशनल यूनिट सेल। यूनिट सेल तो आप जानते हो ना, आदिम कोशिका या कोष्ठिका जिसे कहते थे, है ना। यूनिट सेल मैंने पढ़ाया था शुरुआत में ही। तो कैसी यूनिट सेल? 2 डायमेंशनल नहीं, 3 डायमेंशनल की बात हो रही है, क्योंकि पैरामीटर्स भी आप क्यूबिक लैटिस के पढ़ रहे हो। क्यूबिक मतलब 3 डायमेंशन वाला, या लैटिस पैरामीटर्स, है ना, इन 3 डायमेंशन भी लिख सकते हो हेडिंग में। तो जो यूनिट सेल है 3 डायमेंशन वाली, इज डिफाइंड बाई, वो किसके द्वारा डिफाइन होती है? आपको पता है, यूनिट सेल देखो ऐसी तो होती थी 3 डायमेंशन वाली, है ना। एक क्यूब बनाते थे और उसके कॉर्नर्स पर क्या होते थे? लैटिस पॉइंट होते थे, जहाँ पे बाद में आके एटम बैठते हैं, है ना, मैंने बताया था। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या थी? ये यूनिट सेल थी, और प्रत्येक एटम का जो कंट्रीब्यूशन है कॉर्नर में वो 1/8 होता है, सब पढ़ा रखा है। तो टोटल जो यूनिट सेल के अंतर्गत जो एटम आता है या लैटिस पॉइंट आता है वो आता है 1। ठीक है, तो यूनिट सेल में भी आपने देखा था, इसके जो फंडामेंटल जो वेक्टर्स थे यही थे, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। ठीक है, तो यही रहेंगे। देखो मान लो ये एक्स एक्सिस है तो ये वेक्टर ए हो जाएगा, ये वाई एक्सिस है तो ये वेक्टर बी हो जाएगा, और ये जेड एक्सिस है तो ये वेक्टर सी हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है जो यूनिट सेल थी 3 डायमेंशन वाली, उसे किसके द्वारा डिफाइन किया जाता है, परिभाषित किया जाता है? तो किसके द्वारा? फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर्स, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी के द्वारा। ठीक है, आधारभूत स्थानांतरण सदिशों वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी के द्वारा, रिप्रेजेंटिंग इट्स एज। और ये वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो एज को रिप्रेजेंट करते हैं, एज यानी कि भुजा को। क्लियर है? तो ये जो भुजाएं तो है, यहाँ से लेके यहाँ तक बी है, यहाँ से लेके यहाँ तक ए है, और यहाँ से लेके यहाँ तक सी है, तो भुजाई तो है ये एज। ठीक है, और ये जो एंगल्स हैं, एंगल्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी, क्योंकि पैरामीटर्स के अंतर्गत एंगल का डिस्कशन नहीं है। तो एंगल्स जो है, अल्फा दिख रहा है आपको, बीटा दिख रहा है और गामा दिख रहा है, इसके बारे में मैंने लिखा कि आर डिफाइंड इन द डायग्राम। डायग्राम में दिखाया गया है किस तरीके से क्या क्या है। अल्फा किस किस के बीच का एंगल है, सब पता है आपको। अल्फा है वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का एंगल, बीटा है वेक्टर सी और वेक्टर ए के बीच का एंगल, और जो गामा है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। ठीक है, और देखो सारी इन्फॉर्मेशन पुरानी है, ये इन्फॉर्मेशन भी पुरानी है कि जो नंबर है, संख्या है ब्रेवेस लैटिस की, वो कितनी होती है? 14 होती है ना। पढ़ाया तो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में कि 14 ब्रेवेस लैटिस होते हैं। ठीक है, क्लियर है ना, 3D में। और उससे पहले पॉइंट ग्रुप और स्पेस ग्रुप्स पढ़ाए थे, तो पॉइंट ग्रुप्स के बारे में बताया था कि 3D में 32 पॉइंट ग्रुप्स होते हैं, है ना, और स्पेस ग्रुप्स कितने होते हैं? 230 स्पेस ग्रुप्स होते हैं 3D में। तो जो ब्रेवेस लैटिस है उनकी संख्या कितनी है? 14 है।
14 ब्रेवियस लैटिस के जो पॉइंट ग्रुप्स होंगे वो 32 होंगे और उनके जो स्पेस ग्रुप्स होंगे 14 ब्रेवियस लैटिस के वो कितने होंगे, 230 होंगे। ठीक है, क्लियर है। देखो, बेस्ड ऑन रिलेशनशिप्स बिटवीन ए बी एंड सी एंड रिलेटिव एंगल्स अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, कहने का मतलब है इस आधार पर कि ए बी और सी के बीच क्या रिलेशन है, ठीक है, और इस आधार पर कि अल्फा बीटा और गामा क्या क्या है, इस आधार पर ब्रेवियस लैटिस कितने टाइप के थे, 14 प्रकार के थे। याद है ना आपको, मैंने 14 के 14 इससे पहले वाले लेक्चर में कराए थे, जो बटे हुए थे 7 क्रिस्टल में, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स में, यानी 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के भीतर कितने ब्रेवियस लैटिस हैं, तो 14 है ना, 14 हैं। तो यही बात तो लिखी है कि किस आधार पर, बेस्ड ऑन रिलेशनशिप, है ना, संबंध के आधार पर। किसका संबंध, ए बी और सी का संबंध के आधार पर, और जो एंगल्स हैं कौन है, अल्फा बीटा गामा, इनके आधार पर जो 14 के 14 ब्रेवियस लैटिस हैं आर ग्रुप्ड, ग्रुप हैं यानी बटे हुए हैं इन 7 डिफरेंट क्लासेस ऑफ क्रिस्टल लैटिसेस। ठीक है, जो 14 ब्रेवियस लैटिस हैं वो 7 क्लासेस में रखे गए हैं, 7 क्लासेस। और 7 क्लासेस किसकी हैं वो, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर की, है ना। टेबल में बताया था ना कि 7 तो, और वैसे भी पढ़ाया मैंने कि क्यूबिक है, तो क्यूबिक में मैंने बताया 3 उस टाइप के बनाए थे मैंने, है ना, ब्रेवियस लैटिस। ठीक है ना, तो क्यूबिक में भी क्या था, सिंपल क्यूबिक भी था, है ना, बॉडी सेंटर्ड भी था और फेस सेंटर्ड भी था। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्यूबिक में कितने थे, 3। तो ऐसे ही अलग अलग क्यूबिक क्या है, क्रिस्टल, और ये तीनों क्या है कि भाई सिंपल क्यूबिक है ना, बीसीसी है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, एफसीसी है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो ये 3 क्या है, ये 3 है ब्रेवियस लैटिस, और क्यूबिक अकेला कहें तो वो क्या है, वो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो ऐसे ही 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर हैं और 14, है ना, 14 क्या है, ब्रेवियस लैटिस। तो ये बात लिखी है यहाँ पे कि ए बी और सी के आधार में क्या क्या रिलेशन है इस आधार पर, और अल्फा बीटा गामा क्या क्या रहेंगे इस आधार पर, है ना। जो 7 ये जो 14 ब्रेवियस लैटिस हैं वो 7 क्लासेस में बटे हुए हैं क्रिस्टल लैटिस की। ठीक है, क्लियर है। और जो उनका डिस्क्रिप्शन है, देखो, ए डिस्क्रिप्शन ऑफ 14 ब्रेवियस लैटिसेस ऑफ 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन में तो है ही, जो 3 डायमेंशन में 14 के 14 ब्रेवियस लैटिस है इज शोन इन द टेबल, टेबल में शो किए गए हैं। और आप देख सकते हैं टेबल, ये वाली टेबल वही है जो मैंने आपको कल के, मतलब इससे पहले वाले लेक्चर में भी बताई थी, है ना, दोबारा देख लो अच्छे से, है ना। देखो टेबल आपके सामने है भाई, पहला कॉलम तो नंबर का है, संख्या का है ना। आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 7 क्रिस्टल हैं, है ना, स्ट्रक्चर, तो इसलिए ये 7 क्लास हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर की, तो 7 नंबर होंगे। क्रिस्टल क्लास लिखा है, फिर क्रिस्टल क्लास माने क्यूबिक है, टेट्रागोनल है, देखो कॉलम वाइज देखो, है ना, क्यूबिक है, टेट्रागोनल है ना, ऑर्थोरोम्बिक है, मोनोक्लिनिक है, ट्राइक्लिनिक, ट्राइगोनल, हेक्सागोनल, सबके हिंदी नाम भी मैंने बता रखे हैं। ठीक है, तो ये 7 क्लास हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर की, है ना, 7 प्रकार हैं, मतलब क्लास का मतलब प्रकार। और अगला जो टेबल है, मतलब वो है कॉलम, स्तंभ बोलते हैं, इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सिस, कि ए बी सी में क्या क्या रिलेशन है, कहने का मतलब ये है। इंटरसेप्ट मतलब अंतःखंड, एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस तक जाएगा ए बी और सी, है ना। तो क्यूबिक में क्या होता है, ए बराबर बी बराबर सी होता है, ये सब मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, पिछले लेक्चर में अलग अलग पढ़ाया, क्यूबिक को अलग पढ़ाया, टेट्रागोनल को अलग पढ़ाया, सबको अलग अलग पढ़ाया। ठीक है, फिर भी मैंने कहा था टेबल अच्छे से याद रखोगे तो सारों को आप लिख सकते हो, है ना। तो क्यूबिक में ए बी और सी तीनों बराबर रहते हैं। टेट्रागोनल में बस क्या है याद रखना है, बी बराबर नहीं रहता सी के, है ना, ए तो बी के बराबर रहेगा। ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक में देखो इस बार ए भी बराबर नहीं रहा, पहले तो बी और सी बराबर नहीं थे, इस बार ए भी बराबर नहीं रहा बी के, दोनों में क्रॉस मतलब कट लग जाएगा, समझ गए। और मोनोक्लिनिक में भी बिल्कुल स्थिति सेम है, ए और बी और सी बराबर नहीं है। ट्राइक्लिनिक में भी स्थिति सेम है, ए बी और सी बराबर नहीं है। ठीक है, कॉलम वाइज बता रहा हूँ मैं। और ट्राइगोनल में तीनों बराबर हैं। ठीक है, और हेक्सागोनल में बी और सी बराबर नहीं है। तो इस तरीके से आप याद रख लेंगे। देखो पहले और दूसरे की, यानी क्यूबिक की और टेट्रागोनल की जो शर्त है,
छठे और सातवें की, यानी ट्राइगोनल और हेक्सागोनल की भी वही शर्त है। समझ रहे हो ना? तो याद रख लोगे ना किस तरीके से याद रखना है, ठीक है। तो ये इंटरसेप्ट के बारे में मैंने बता दिया आपको। फिर इसके बाद अगले कॉलम पे चलते हैं, एंगल्स बिटवीन एक्सिस। और देखो इनका क्रम से याद रखना है ना। यदि आप इस टेबल को याद करेंगे तो क्रम से याद रखना कि क्यूबिक के बाद टेट्रागोनल आएगा, टेट्रागोनल के बाद ऑर्थोरोम्बिक, है ना, क्रम पूरा, ठीक है। तभी तो ये याद रख पाएंगे कि ABC में क्या रिलेशन है। फिर एंगल्स पे आते हैं। एंगल देखो पहले में क्यूबिक में तीनों बराबर रहेंगे 90 के, टेट्रागोनल में भी तीनों बराबर रहेंगे 90 के, ठीक है। और थर्ड वाला जो है उसमें भी देख लो तीनों बराबर है 90 के। तो आसान है, इतना कठिन नहीं है याद करना। बस चौथे में चेंज है ना, चौथे में बीटा अलग रहेगा, अल्फा और गामा सेम रहेंगे, ठीक है। क्लियर है ना? और पांचवे में अल्फा बीटा गामा तीनों ही बराबर नहीं रहेंगे, समझ गए। छठे में तीनों बराबर तो हैं ट्राइगोनल में, लेकिन 90 नहीं रहेंगे। और सातवें में अल्फा और बीटा बराबर 90 है और गामा 120 है, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग के लिए रिलेशन भी बताया कि अल्फा बीटा और गामा के बीच क्या रिलेशन है, ठीक है। और जो ब्रेवियस अगला कॉलम है वो ब्रेवियस जो लैटिसेस हैं 14 प्रकार के, वो कौन सी क्लास में कितने आते हैं ये बताया गया। जैसे पहली क्लास है क्यूबिक, क्रिस्टल स्ट्रक्चर की पहली क्लास कौन सी है? क्यूबिक, घनी है। तो उसमें 3 आएंगे, मैंने अभी बताया ही था आपको कि एक तो सिंपल क्यूबिक आएगा, जैसे आप SC लिख सकते हो। एक आएगा आपका बॉडी सेंटर्ड, ठीक है, जैसे आप BCC लिख सकते हो, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। और एक आएगा FCC यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक। देखो साइड में लिखा है तीनों में, और है ना कर्ली ब्रैकेट करके 3 लिखा है। इसका मतलब है क्यूबिक के अंदर कितने लैटिस आते हैं? ब्रेवियस लैटिस 3। इसी प्रकार टेट्रागोनल के अंतर्गत कितने ब्रेवियस लैटिस आते हैं? 2, एक तो सिंपल और एक बॉडी सेंटर्ड, ठीक है। ऑर्थोरोम्बिक के अंतर्गत कितने आते हैं? 4, सिंपल भी, बेस सेंटर्ड भी, बॉडी सेंटर्ड भी, फेस सेंटर्ड भी, ठीक है। मोनोक्लिनिक में 2 आते हैं, बेस सेंटर्ड और सिंपल। और ट्राइक्लिनिक, ट्राइगोनल, हेक्सागोनल में एक एक आता है सिंपल वाला। तो इस टेबल को तैयार कर लियो, इस टेबल को तैयार कर लोगे ना। और MCQs वालों के लिए भी ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन निकल सकते हैं, ठीक है। और जिनका रिटर्न है तो वो भी टेबल तैयार कर लेंगे, तो उस पूरे लॉन्ग क्वेश्चन में जो आ सकता है ये वो पूरा तैयार हो जाएगा, जिसमें 7 के 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर और 14 के 14 लैटिस जो है ब्रेवियस लैटिस, उनका वर्णन करने को आएगा, तो है ना। तो उसे आप कर सकते हो, ठीक है, कर लोगे ना। और फिर देखो उस उधर चलते हैं। ये टेबल के लिए मैंने जगह छोड़ी, टेबल आपको समझ आई। फिर देखो क्या लिखा है, जो अब देखो कितनी आसान सी बात है। पैरामीटर्स जो है कुछ है ना, ऐसी चीज़ नहीं है, कोई डरावनी चीज़ है, लैटिस पैरामीटर्स है ना। तो देखो कितना आसान बात है, लिखा है फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर्स। आपको ये तो पता है ना, आधारभूत स्थानांतरण सदिश फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर्स जो है वेक्टर A, वेक्टर B और वेक्टर C होते हैं, ठीक है। और ये यूनिट सेल की एज को मेजर करते हैं। देखो अभी मैंने बताया ना, यूनिट सेल की एज को मेजर कर रहे हैं, भुजा को A, B और C, ठीक है। तो यही, ठीक है, जो विच मेजर एज ऑफ यूनिट सेल, यानी कि वे फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर्स वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C जो यूनिट सेल की एज को, ठीक है, यूनिट सेल यानी एकक, एकक कहते हैं, एकक कोष्ठिका या एकक कोशिका, ठीक है। क्लियर है? प्रिमिटिव सेल थी आदिम। तो मैंने क्या कहा, जो यूनिट सेल की एज को मेजर करते हैं उन्हें ही मोर पॉपुलरली, है ना, मोर पॉपुलरली का मतलब बहुत ज़्यादा नाम से, किस नाम से पुकारा जाता है? तो किस नाम से पुकारा जाता है? लैटिस पैरामीटर्स, ठीक है। तो लैटिस पैरामीटर्स कुछ और नहीं है, वेक्टर A, वेक्टर B और वेक्टर C ही लैटिस पैरामीटर्स कहलाते हैं, ठीक है, जिन्हें आप फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर्स भी कहते हैं। लेकिन फंडामेंटल ट्रांसलेशन वेक्टर्स इतना मोस्ट पॉपुलर नाम नहीं है, है ना, जितना ज़्यादा पॉपुलरली आप इस नाम से पुकारते हैं इसे लैटिस पैरामीटर्स, ठीक है। क्लियर है? तो ये लैटिस पैरामीटर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।